हाँ, 1 मिनट दीदी, वो रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ मैं थोड़ा सा। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। और तैयार हो जाएंगे सभी लोग एक और जंग लड़ने के लिए। अपन लोग इतनी सारी जंग तो लड़ ही रहे हैं, एक और जंग लड़ेंगे। सबसे पहले हाथों को जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ने के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर रहना चाहिए। आपका उत्साह है, आपका उमंग, आपके सीखने की ललक चेहरे पे अलग ही दिखना चाहिए। चलिएगा, हाथों को जोड़ेंगे और परमपिता परमेश्वर का सबसे पहले स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जय जिनेंद्र। चलिएगा, प्रारंभ करते हैं आज के अपन लोग सेशन को। और आज हम लोग वास्तु विज्ञान को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। और वास्तु के बारे में पहले भी क्लासेस चल चुकी हैं, कुछ बीच में व्यवधान आने के कारण से, कुछ पर्ववादी आने के कारण से बीच में गैप हुआ। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग यदि वो चाहें तो वीडियो ऑन करके बैठें। जब सामने हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से आंखों से आंख कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है, तो हम सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं और क्लासों का पढ़ने का आनंद आता है। जब हम लोग पर्दे के अंदर रहते हैं तो शायद फिर हम लोग चोरी छुपे कुछ और भी कर लेते हैं, और वो चोरी छुपे कुछ करने से हमारा जो कांटेक्ट रहता है वो टूट जाता है। और जैसे कांटेक्ट टूटता है तो निश्चित तौर से ये समझ के चलिए कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण मात्र एक ही बना कि उसका कांटेक्ट टूट गया था। यदि अभिमन्यु आज भी पूरे विश्व में फेमस है तो वो इसी नाम से जाना जाता है कि चक्रव्यूह में मरा। तो किस कारण से मरा? उसका कांटेक्ट टूट गया था। वैसे यदि हमारा कांटेक्ट इस प्रकार से टूटता रहा तो निश्चित तौर से हम कभी भी पूर्ण ज्ञान जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होने वाला है, वो प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी वस्तु का, तो उससे पूरे तरीके से समर्पित भाव से हमें उस चीज़ को सीखने के लिए एक अच्छा आयाम तैयार कर लेना चाहिए। अपने आप को, बुद्धि को सचेत कर लेना चाहिए और अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ पेन कॉपी अवश्य आपको साथ में रखना चाहिए। जब भी कभी आप किसी मोटिवेटर के पास जाते हैं, किसी बड़े वक्ता के पास जाते हैं, कभी प्रवचन सुनने जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण होता है कि वह पेन कॉपी अपने साथ में लेकर के जाता है। कभी भी किसी भी वक्त आपको ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तित हो जाए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से ही परिवर्तन होता है, एक छोटा सा पॉइंट भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमें हर एक चीज़ को नोट करने के लिए अपने पास एक डायरी पेन अवश्य रखना चाहिए। कदाचित डायरी पेन नहीं है तो अपने जीवन की जो मस्तिष्क हेड है जिसको कहते हैं, उसको सतर्क रखिएगा, सचेत रखिएगा और जागरूक रखिएगा। कब कौन सी
पॉइंट हमें अपने जीवन को बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने में कारण बन जाए। बड़े बड़े शास्त्र और बड़े बड़े ग्रंथ और बड़े बड़े वक्ता कभी कभी ऐसा काम नहीं कर पाते जो घर में बैठा हुआ छोटा सा 4 साल का बच्चा ऐसा पॉइंट बोल देता है जिससे पूरा का पूरा जीवन का सिस्टम हिला देता है। तो उन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को तैयार रहना है। आज के क्लास का विषय है वास्तुशास्त्र, वास्तु विज्ञान। वास्तु अपने आप में ही कोई अलग से किसी ने बनाया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है, जैन रेकी है, रेकी आदि हैं, ये भी यूनिवर्स से आई हुई एक सिस्टम है, पर उसको फिर भी बना दिया मतलब उसको रखा गया है। तो वास्तु भी कोई अलग से कहीं से आया नहीं है, कोई और चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ वहाँ से एकत्रित करके, अपने अनुभवों को एकत्रित करके बनाई जाती हैं, पर वास्तु जो है वो प्राकृतिक नेचुरली एक सिस्टम है अपने आप में, उसको किसी ने बनाया नहीं। ये सारा सिस्टम अपने आप अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि सूर्य पूर्व दिशा से आता तब पूर्व दिशा से ही आता है, पश्चिम में ढलता तो पश्चिम में ही ढलता है ना। जिस प्रकार से जो सिस्टम चलते हैं, आज भी अनाज बोए जाते हैं तो गर्मी में जो धान आती है वो आज भी गर्मी में ही आती है, सर्दी वाली धान सर्दी में ही आती है, बारिश वाली धान बारिश में ही आती है। हर एक प्राकृतिक जो कार्य है वो प्रकृति के अनुसार समय पर हो रहा है। बस हम जैसे ही प्रकृति से दूर हटते हैं तो हमारे जीवन में हानियां, दुर्घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाती हैं। शायद अपन लोगों ने द्रव्य संग्रह की द्रव्य संग्रह की क्लास में या शायद कल की क्लास में समझा था कि प्रकृति से दूर हटने पर हमें कितनी क्षतियाँ, कितनी हानियाँ, कितने नुकसान झेलना पड़ता है। और आज यदि देखा जाए तो त्रियंचों के हॉस्पिटलों को देखिएगा आप। यदि आप पूरे विश्व में कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी नगर, किसी भी ग्राम, छोटे से कस्बे कहीं भी चले जाइए, उनमें यदि आप हॉस्पिटल खोजेंगे, आज क्लिनिक खोजेंगे, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको कौन से? मनुष्यों के हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा क्लिनिक मिलेंगे। और यदि आप देखते हैं इंसानों के सर्वाधिक हैं, और त्रियंचों का कोई एक ही, एकाध ही, बड़ी बड़ी सिटियों में भी 1-2 त्रियंचों के हॉस्पिटल होते हैं जिनमें उनका इलाज चलता है, और उसमें भी आपको 2, 5, 10, 15 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जहां आप हॉस्पिटलों को, मनुष्यों को खोजने जाओगे तो एक छोटे से छोटे हॉस्पिटल भी बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं। कारण क्या है? जबकि सबसे समझदार प्राणी मनुष्य माना गया है, मनुष्य उत्पन्न संतान मनुष्य है, और मनुष्य सबसे बुद्धिशाली प्राणी माना जाता है, विवेकवान प्राणी माना जाता है, फिर भी आज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलों में जाने का क्या रीजन हमारे सामने आया है? किस कारण से हम लोग सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलों में भरे पड़े हुए हैं आज? त्रियंच इतने नहीं हैं, क्योंकि त्रियंच प्रकृति के अनुरूप जीते हैं, प्रकृति के साथ में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए प्रकृति उनको कोई भी कार्य अव्यवस्थित नहीं होने देती है, उनके जीवन को भी आनंद में जीने का अवसर प्राप्त होता है। किंतु हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ जीते नहीं हैं, प्रकृति से विपरीत चल करके जीते हैं। जैसे ही हमारे पास सर्दी आई, हमने सर्दी के साधनों को खोज लिया है, मतलब हम सर्दी को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, विपरीत जाएंगे हम। गर्मी का समय आएगा तो हम लोग एसी, कूलर, पंखे लगा कर बैठ जाएंगे, मतलब हम प्रकृति के साथ नहीं जिएंगे, हम विपरीत जाएंगे। बारिश आएगी, हम बारिश के अनुरूप बचने के लिए बहुत सारे कार्य कर लेंगे, हम मतलब प्रकृति से विपरीत जाएंगे। जो भी काम है हमारे सारे प्रकृति से विपरीत हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति भी हमारे लिए विपरीत भेज रही है। हम लोग भी विपरीत दशा में चले जा रहे हैं, रोगों से घिरते चले जा रहे हैं। प्रकृति के साथ यदि जीना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित तौर से हमारा शरीर अपने आप में ही अपने आप को मैनेज करके रखता है। आपने कभी देखा होगा कि सर्दी जैसे ही पड़ना प्रारंभ होती है, और प्रारंभ हो ही चुकी है, अब हमारे यहाँ तो पड़ने लगी, आपके यहाँ पता नहीं कौन से देश में रह रहे हैं, हो सकता है ना पड़ रही हो, पर इस देश में तो पड़ने लगी। जो भारत देश में रह रहा है, मेरे हिसाब से तो वहाँ सर्दी लगभग पड़ने लगी है। अब जो सर्दी पड़ने लगी है, आप खुद इस चीज़ को एग्जाम्पल ही देख रहे होंगे कि सर्दी पड़ने से व्यक्ति के मुंह से धुआं निकलने लगता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, सर्दी का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग सर्दी में और आगे बढ़ेंगे तो हमारे मुख से अनायास ही बहुत सारे धुएं निकलने लगेगा। तो ये धुआं निकलने का रीजन क्या है, क्यों निकल रहा है, इसको यदि हम लोग खोजबीन करें कहीं भी तो इससे पता चलता है कि हमारा शरीर हमें मैनेज करके चल रहा है।
वैसे यदि मान लीजिए कि हम लोग अभी सर्दी गर्मी आएगी, गर्मी में क्या होने लगता है, हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। सर्दी के समय में हमारे शरीर से धुआं निकलना प्रारंभ होता है और गर्मी के समय में हमारे शरीर से पसीना निकलना प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों चल रहा है ऐसा? क्योंकि गर्मी में गर्मी बढ़ना चाहिए। यदि शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी यानी अग्नि, अग्नि बढ़ती है तो धुआं निकलना चाहिए। गर्मी कब बढ़ती है? गर्मी के दिनों में बढ़ती है। शरीर में गर्मी गर्मी के दिनों में बढ़ती है, तो गर्मी है मतलब अग्नि, तो अग्नि से धुआं निकलेगा। सर्दी में मतलब हमें ठंडक मिलना चाहिए शरीर में, तो ठंडक में मतलब पसीना क्यों, धुआं क्यों निकल रहा है? इसको एग्जैक्ट कर में कभी हम लोग चिंतन मनन करेंगे तो इससे पता चल रहा है कि हमारा मनोविज्ञान कहता है, हमारा शरीर विज्ञान कहता है कि शरीर खुद अपना मैनेजमेंट कर रहा है, हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर खुद मैनेज कर रहा है। यदि शरीर अपने प्रारंभ हुई, सर्दियाँ प्रारंभ हुई हैं, तो सर्दी प्रारंभ हुई है मतलब कि हमें अंदर से क्या हो रहा है, गर्मी। शरीर खुद अपने आप को गर्म बना करके रखे हुए है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। समझ में आया? सबको आ रहा हो तो एक बार प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे ताकि पता चले कि हाँ हम सब जिंदा हैं। क्या है? हम सब एक है नहीं, हम सब जिंदा है, ऐसा लगना चाहिए। अन्यथा तो बस नमो सिद्धाराम टिके के टिके रह जाए, कोई पता ना चले। इसलिए आप लोग करते रहिए। आजकल मौसम बड़ा खतरनाक चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ किसी की इधर समाधि हो गई, कहीं उसकी समाधि हो गई, ये चले गए, कहीं वो चले गए, पड़ोसी गए अड़ोसी गए। तो इसलिए मुझे ऐसा ना लगे कि आप लोग भी नमो सिद्धाराम, तो आप लोग थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं देते रहें, मुझे पता चले कि हाँ भाई अभी तो गाड़ी चल रही है, अभी टिक करके नहीं रही है ना। तो चलिए, तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारा शरीर खुद मैनेज कर रहा है। जैसे ही ठंडी प्रारंभ होती है, अंदर से शरीर स्वयं अपने आप को गर्म रखता है, इसलिए धुआं निकल रहा है। समझ में आया? अपने आप को मैनेज कर रहा है। हमें अलग से बहुत अधिक एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ओढ़ो वो ओढ़ो, ये पहन लो वो पहन लो। ये जो हमने पहन के रखा है, तो इससे हमारे अंदर की गर्मी और तेज़ी से बढ़ने के कारण से नए नए रोग जनरेट हो जाते हैं। खुद शरीर मैनेज कर रहा है। आप जितना शरीर को बहुत ज़्यादा ढकेंगे, उतना ज़्यादा शरीर आपका कमज़ोर होता जाएगा। ये चल के समझ के चलिए। आप त्रियंचों को देखिए, त्रियंच भी हमारी तरह ही वो भी एक सामान्य मतलब जीवन यापन करने वाले हैं। पक्षियों को देखिए, कितने नॉर्मल पक्षी होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, फिर भी वो प्रकृति के साथ रहते हैं तो एकदम इंजॉयफुल जीवन जीते हैं, आनंद में जीवन जी रहे हैं। ठंडी में भी बड़े आनंद से जीते हैं। सुबह अपने समय पे उठना है, समय पे जाना है, समय पे खाना, समय पे सोना, सारी चीज़ें उनकी मैनेजमेंट व्यवस्थित हैं। पर हम जैसी सर्दी प्रारंभ हुई है तो बिल्कुल ये खरीद लो वो खरीद लो, ये स्वेटर वो स्वेटर, ये बनियान वो बनियान, ये वाला वो वाला, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित करके रख ली हैं। सर्दी अभी आई नहीं है, बच्चा पैदा होता नहीं उससे पहले हम लोग सारी व्यवस्था करके रख लेते हैं, है कि नहीं? बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, बच्चा होगा बच्ची होगी, पर नई व्यवस्था कर लीजिए पहले से। तो ये क्या है, पहले से व्यवस्था कर ली, मतलब हम इतने डरपोक इंसान हैं, इतने कमज़ोर इंसान हैं कि हम उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। हम उससे पहले ही बचाव के साधन लेकर के खड़े हो जाते। थोड़ा सा आप यदि किसी भी चीज़ से, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, हालांकि ये कोई नेचुरली नियम नहीं है, पर ऐसा सुनने में आता है कि हमने छाता निकाला, क्या निकाला, आज से छाता निकाला तो बारिश बंद हो गई, है ना। जिस दिन छाता निकाला उसी दिन से बारिश बंद हो गई। तो ये क्या हो गया, मतलब आप प्रकृति के साथ ऐसा छेड़ करते, वो भी कहते अब लोग प्रकृति गिरेगी ही नहीं, होगा ही नहीं वैसा काम। तो ये सारी चीज़ों को, पशुओं के अधिकतर हॉस्पिटल नहीं होते हैं, मनुष्यों के बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ नहीं जी रहा है। तो आज जिस वास्तु को हम लोग सीख रहे हैं वो कहता है वास्तु यानी कि प्रकृति, प्रकृति में हर चीज़ रहेगी तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। हमारे प्रकृति जो है, मतलब वास्तु जो है, वास्तु प्रकृति के अनुरूप ही चलता है। जहाँ पर अग्नि होना चाहिए वहाँ पर आप रहेंगे, जो अग्नि के साधन हैं, जो अग्नि की दिशा है वहाँ पर अग्नि के साधन रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको वो फलदायी होंगे, अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। जहाँ पानी का स्थान है वहाँ पर पानी के साधन रखेंगे, पानी के स्थान बना के रखेंगे, पानी की क्रियाएं करेंगे तो वो फलेंगे फूलेंगे, आनंद देंगे, प्रसन्नता देंगे।
जहाँ पर पृथ्वी का स्थान है वहाँ पर आप पृथ्वी के कार्य करेंगे तो वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रेषित होगी। जहाँ पर वायु के साधन हैं, वायु का तत्व है, वहाँ से आप वायु के चीज़ों को रखेंगे तो वहाँ से अपने आप आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छा असर मिलेगा। स्वाभाविक है, जो चीज़ जिस उपयोग के लिए बनाई गई है उसका उस उपयोग लेंगे तो वो अपने आप में ही कार्य करेगी, वो आपको अच्छा कार्य करेगी। और यदि आप जिस उपयोग के लिए वो वस्तु बनी ही नहीं है, आप उससे और दूसरा उपयोग लेंगे तो वो कभी भी कार्य नहीं करेगी। आप मान लीजिए कि गेहूँ चावल की आप लोग मशीन लेकर आते हैं, क्या चक्की लेकर आते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, गेहूँ को अपने चावल आदि के आपको पीस करके आटा बनाते हैं। यदि उसमें आप कंकड़ पत्थर बड़े बड़े डाल करके पीसना चाहें कि ये पिस जाए तो कभी संभव नहीं है, मशीन ही खराब हो जाएगी। क्योंकि जिस उपयोग के लिए जो चीज़ बनी है, मिक्सी है, मिक्सी के लिए आप लोग सामान्य चीज़ें अपने जूस बना लेते हैं, इत्यादि बना लेते हैं। अब उसमें आप गेहूँ चावल यदि पीसने लगें तो वो बनी है ही नहीं, उस चीज़ के उपयोग के लिए बनी नहीं है। तो जो वस्तु जिस उपयोग के लिए है उसका इस प्रकार का उपयोग लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, और आप उससे विपरीत उपयोग करेंगे तो वो अपने आप में हानिकारक होगी। वैसे ही जो दिशा जिस कार्य के लिए बनी है आप उस कार्य को उपयोग में लीजिए तो वो दिशा आपके लिए लाभकारी होगी। और जिस उपयोग के लिए बनी ही नहीं है, वो जहाँ पर पानी का क्षेत्र है वहाँ पर आप अग्नि जलाएंगे तो पानी और अग्नि की अपने आप में लड़ाई है, तो फिर हमारे जीवन में हानियाँ होंगी होंगी। लोग कहते हैं वास्तु कोई चीज़ ही नहीं है, वास्तु व्यर्थ की चीज़ें, फालतू की चीज़ें हैं। भाई वास्तु कोई अलग से बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, वस्तु की व्यवस्था का नाम ही वास्तु है। क्या कहा? वस्तु की व्यवस्था का नाम ही वास्तु है, जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे आपको, पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है, कोई अलग से नहीं है। प्रतिक्रियाएं अवश्य देते जाएं, मुझे लगता जाए कि आप लोग सचेत हैं। तो क्या है? वास्तु की व्यवस्था का नाम वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। वस्तु क्या? आपका शरीर एक वस्तु है, आपका शरीर एक वस्तु है, आपके वस्त्र एक वस्तु है, आपकी हीटर, आपका सारा का सारा जो भी साधन आप घर में लेके बैठे हैं वो सब वस्तु है। वस्तु व्यवस्थित है तो व्यवस्थित है तो वो सौंदर्य का कार्य करेगी, वो आनंद देगी, आपको सारी की सारी सुविधाएं देगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा उसके माध्यम से। पर व्यवस्थित नहीं है तो अपने आप में अभद्र लगेगी, नेगेटिव आपको एनर्जी उससे मिलेगी। एग्जाम्पल फोर समझ के आपके पूरा चेहरा आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपने कभी घटनाएं सुनी होंगी, आदि पुराण आदि पढ़े होंगे, आपने पद्म पुराण आदि पढ़े होंगे, कभी हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, जैनागम यदि कभी आपने अवलोकन किए हो। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण की एक बहन थी जिसको कंस ने मारने के लिए उठाया था जब बचपन में, है ना। छह भाइयों के साथ एक और कन्या हुई, श्री कृष्ण को वहाँ रख दिया गया द्वारिका में, और यहाँ पर लेकर के आ गए छोटी सी गुड़ बच्ची को। उस बच्ची को जब कंस ने उठाया और मारने को हुआ तो मारने के समय एक भविष्यवाणी हुई कि भाई निहत्थे लोगों पर वार नहीं करते वीर पुरुष, कभी भी वीर पुरुष निहत्थे लोगों पर वार नहीं करते, और साथ ही साथ में कभी भी वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। जब ऐसा सुना तो थोड़ा सा कंस को अपने अंदर से गिल्टी फील हुआ कि मैं भी ये छोटी सी बच्ची को क्या मारूं, छोड़ दिया जाए इसको। पर गुस्से में उसने बहुत तेजी से नाक पकड़ करके उसकी दबा दी। तो नाक पकड़ के दबाने से कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है हरिवंश पुराण ग्रंथ में, कि उसकी नाक एकदम चिपक गई थी। बच्ची जब धीरे 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 यौवन अवस्था को प्राप्त हुई और किसी कारण से उसकी जो सखियां उसका श्रृंगार करती थी, किसी दिन किसी कारण से सखियों से ना करवा के वो खुद अपना श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार करते करते जब उसने अपने नाक को देखा तो उसको लगा कि मेरी नाक तो इतनी बेकार हो रही है, इतनी चिपकी हुई है, और नाक पूरा शरीर का श्रृंगार या चेहरे का श्रृंगार या चेहरे की शोभा तो नाक से ही होती है, अन्यथा तो नाक अच्छी ना हो तो चेहरे का कोई श्रृंगार का मतलब नहीं रहता है। तो उसको बड़ा बेकार लगा और उस नाक को देख करके उसको वैराग आ गया। क्या आ गया? मतलब चेहरे का श्रृंगार देखा उसने, चेहरे की व्यवस्था देखी, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, व्यवस्था बिगड़ी है तो क्या हो गया? वैराग हो गया कि चेहरे की शोभा ही खत्म हो चुकी है। तो मैं आपको व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि एक नाक यदि बेकार होने से व्यवस्थाएं अभद्र लगने लगती है, चेहरे की शोभा बेकार लगने लगती है। वैसी वास्तु है कि वास्तु की एक भी चीज़ गड़बड़ होगी तो आपको बेकार लगेगा, घर में अपने आप में नेगेटिव सा फील होगा आपको।
आपको एनर्जी फील नहीं होगी। आपको जैसे ही जो स्थान बिगड़ा हुआ है, जो क्षेत्र बिगड़ा हुआ है, जो अप्रभावित हुआ है, उस स्थान पर आप जाएंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ से अलग ही फीलिंग होगी। पॉजिटिव फील नहीं होगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, मन में एक आनंद नहीं आएगा। तो वैसे ही आप यदि जितनी भी घर की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं रखोगे, तब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होने वाली नहीं है, आपको वहाँ से अच्छा महसूस होने वाला नहीं है। आप अपने आप में, और जब हमारे अंदर की मानसिकता खराब होती है तो सारे के सारे मन खराब होते हैं, मन खराब हो जाते हैं तो परिवार की अपने आप की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। और वही हमारे बीच में हो रहा है। रोग शोक इत्यादि जो भी कारण है, चाहे पारिवारिक संबंध हों, चाहे हमारे घर में अनेक प्रकार के रोग शोक हों, ये सारी चीज़ें जो जनरेट हो रही हैं वस्तु व्यवस्था गड़बड़ होने से हो रही है। समझ में आ रहा है? हम लोग यदि खाते हैं, समय पर भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर सारे काम करते हैं, तो निश्चित तौर से पूरा जीवन बहुत व्यवस्थित बन के चलता है। अब कभी कोई खा रहा है, कभी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और व्यवस्था का बिगड़ जाना वास्तु का बिगड़ जाना है। वास्तु मात्र अकेली घर गृहस्थी पे ही काम नहीं करती है, जीवन के हर एक अंग पे काम करती है। आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप चलते हैं, आप फिरते हैं, ये भी व्यवस्थित करते हैं तो वास्तु आपके साथ में काम कर रहा है। और आपने चलना उठना फिरना काम करना इत्यादि को अपन को अव्यवस्थित कर दिया तो वास्तु खत्म हो चुका है, वास्तु बिगड़ गया। और वास्तु बिगड़ा, व्यवस्था बिगड़ी, व्यवस्था बिगड़ी तो आपके हालचाल सब खत्म, बेकार हो जाएंगे। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही हो तो पुनः प्रतिक्रियाएं देते जाएंगे ताकि लगता रहे कि हाँ बहुत खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे कि नहीं हो रहे हैं भाई, करते जाइएगा, चलिएगा। तो जितने लोगों को समझ में आ रहा है आपको बाद में पूछा भी जाएगा, इसलिए आप व्यवस्थित तरीके से पूरे की पूरी मानसिकता के साथ में बैठिएगा, यहाँ वहाँ देखना छोड़ दीजिएगा। यदि आप अपनी स्थिरता को नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर से आप अभिमन्यु की तरह आधा अधूरा ज्ञान लेकर के किसी को बांटना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी भी भैंस कई पानी में और सामने वाले की भी लुटिया डूबने ही वाली है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो हमने समय निकाला है, जैसे कहते हैं ना बुंदेलखंड में कहावत है कि ओकले में मूड दे दिया, ऐसा कुछ करके कहते हैं। तो मतलब आपने जब काम कर ही लिए, चालू कर ही दिया है ना, तो भैया उसको अच्छे से ही कर लीजिए, अन्यथा यहाँ के भी नहीं रहे वहाँ के भी नहीं रहे, या तो फिर आप वहीं चले जाइए जहाँ आपका चित्त जा रहा है। और यदि आप यहाँ बैठे ही हैं तो फिर यहीं चित्त लगा लीजिए। एक कार्य कर लेंगे तो आप शायद बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कुछ पाया है ऐसा महसूस करेंगे, कुछ उपलब्ध हुआ ऐसा महसूस करेंगे, कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ समझा ऐसा महसूस करेंगे। और यदि आप मान लीजिए वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ तक रहे वहाँ तक रहे, उनको बच्चों को खिलाने की उनकी चिंता कर रहे हैं तो आप वहाँ भी व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से बेकार इंसान हो रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने इस एक चीज़ पर फोकस कर लीजिए तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मैं वास्तु व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ को व्यवस्थित करना। ये हमारे पास 5 फिंगर हैं, इनमें हमारे 5 एलिमेंट्स रहते हैं, सबको पता है, अपन लोगों ने रेखी आदि के माध्यम से समझे भी हैं। ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है, हमारा वायु तत्व का प्रतीक है, ये हमारा आकाश तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जल तत्व। ये 5 एलिमेंट्स हमारे पूरे के पूरे हैंड में ही हैं। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से समझेंगे, सुनेंगे, अच्छे से देख लेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये हमारा जो तत्व है थम्स, ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है, ठीक है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये फिर उसके बाद जो तर्जनी उंगली आती है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली किस काम में आती है? तो ये हमारे वायु तत्व का प्रतीक है, ठीक है। मुद्राएं जब बनाई जाती हैं, मुद्राएं जो कहते हैं मुद्रा विज्ञान, अपन लोगों ने एक बार कोर्स चालू किया था, शायद आपको भी पता होगा, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें सीखा था कि कौन सी मुद्रा से कौन सा तत्व कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे शरीर के किस तत्व को हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वायु तत्व। फिर उसके पश्चात जो हमारी मध्य मिडिल फिंगर आती है, बीच की जो फिंगर है, इसको हम लोग कहते हैं मध्यमा उंगली, ये मध्यमा आकाश तत्व का प्रतीक है। फिर इसके पश्चात हम लोग लेकर आते हैं अनामिका। ये अनामिका जो हमारी उंगली दिख रही है, ये अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, ठीक है। फिर हमारी जो कनिष्ठा है, ये कनिष्ठा ये हमारी क्या काम करती है? तो ये जल तत्व का काम करती है। जब भी कभी स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने आप लोग जाते होंगे, कभी जब आपको
लघु शंका, दीर्घ शंका, वॉशरूम आदि जाना रहता था तो आप लोग इसी फिंगर को दिखाते, क्योंकि ये जल का प्रतीक अपने आप में बता देता है कि जल की वृद्धि हो गई है। ठीक है। जब हम लोग विवाह किसी का होता है तो विवाह में उंगली, कौन सी उंगली में आपको फिंगर पहनाई जाती है? तो ये रिंग, आपको रिंग फिंगर इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें रिंग पहनाई जाती है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार प्रतिक्रियाएं देते जाएंगे यदि आपको आ रहा है तो। चलिए, आप लोगों ने 5 उंगलियों के बारे में समझ लिया। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग वो पूरा फोकस करेंगे। थंब हमारा आता है अग्नि तत्व का प्रतीक। ठीक है। हाथों को उठा लीजिए, जिसके पास भगवान ने सलामत दी है हाथ उठा लीजिए, सीधा रख लीजिए और हाथ लगाइए कौन सी जगह पर है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। फिर हम आ गए वायु तत्व का प्रतीक। ठीक है। फिर उसके पश्चात मिडिल फिंगर जो हमारा है, ये हमारा है वायु आकाश तत्व का प्रतीक। फिर इसके पश्चात हम लोग आते हैं रिंग फिंगर, जिसको हम लोग कहते हैं अनामिका। ये अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक। और छोटा वाला जो कनिष्ठा हमारी है वो है जल तत्व का प्रतीक। ये 5 उंगलियों में पांचों तत्व समाहित हैं। इन पांचों तत्वों को समाहित पर हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं और हमारा वास्तु कैसे, अपने शरीर का वास्तु कैसे बैलेंस होता है, इसको भी हम लोग घर के साथ में अपने शरीर के बैलेंस को भी करना हम लोग यहाँ पर वास्तु के माध्यम से समझेंगे। ओनली वन इतना ही नहीं है कि घर को व्यवस्थित कर दें, अपने शरीर को, हमारी हर क्रिया को, प्रतिक्रिया को भी हम व्यवस्थित करेंगे तो जीवन का वास्तु सुधर जाएगा। तो बाहर का वास्तु भी हमें सुधारने में बहुत सरलता महसूस होगी, ईजी हो जाएगा। चलिए, आपके पास चैट बॉक्स है और चैट बॉक्स में फटाफट लिख करके भेज देंगे कि कहाँ पर कौन सा तत्व पाया जाता है। फटाफट लिखेंगे, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए, फटाफट करेंगे। और हमारी रेणु दीदी जो सबसे आगे रहती हैं, सबसे एक्टिव रहती हैं, उन्होंने सारे के सारे कार्यों को यहाँ पर कर दिया है। और निश्चित तौर से कुछ एक्टिव, हाँ, ये अभी लिखे जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं। अनीता दीदी ने भी यहाँ पर भेजा है, बहुत सुंदर। यदि आपको लिखने में बहुत अच्छा, संजू दीदी ने भी यहाँ पर लिख करके भेजे हैं। आप एक्टिव रहेंगी तो निश्चित तौर से जो पढ़ने की सफलता है वो आपको परिणाम बहुत अच्छी देगी। और आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो बुद्धू लौट के घर को आए। तो बुद्धू हमेशा बुद्धू ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्धू से बुद्ध होने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ आवश्यक है, तो उसको आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने का, तो करते रहिएगा प्रयास और आगे बढ़ना है। तो ये 5 तत्वों के बारे में हमने समझा है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। यदि आपके पास
आप ग्रुप में ऐड हैं तो ग्रुप में आप लोग इमेज बना करके भी भेज सकते किस कौन सा तत्व हमारे किस शरीर के अंग में पाया जाता है। वैसे ही इस शरीर के 5 पार्ट्स किए जाते हैं, इनमें भी 5 तत्व होते हैं, वो हम लोग समय पे समझेंगे, अभी फ़िलहाल में इसको समझते हैं। तो ये 5 तत्व हैं जो बैलेंस किए जाते हैं। अंगुष्ठ है, ये अंगुष्ठ यदि आप कभी भी एक्यूप्रेशर का कोर्स करेंगे तो ये अंगुष्ठ, जैसे आपका अंगुष्ठ दिख रहा है वैसे ही आपका पैर का भी अंगुष्ठ ऐसा ही है। और एक और शरीर का अंग ऐसा है जो आपके बिल्कुल थंब से मिलता है, आपके इस अंगुष्ठ से मिलता है। तो कौन सा है लिख करके भेज दीजिए यदि आपको पता है चैट बॉक्स में फटाक से। इसके जैसा एक और अंग है, वो क्या है? आपके पैर का थंब नहीं बोल रहा हूँ, उसको छोड़ करके एक और भी आपका शरीर में ऐसा पार्ट्स है जो सेम इसकी तरह ही फोल्ड होता है 2 साइड से, एक ऊपर बीच में से, फिर एक लास्ट से जड़ से। तो कहाँ है, कौन सा है? यदि आपको पता है तो सेकंडों में काम कर लीजिएगा, लिख करके भेजिए फटाफट। अनीता दीदी को पता नहीं है, बहुत अच्छा। जिनको पता नहीं है वो अपना अप हैंड भेज सकते हैं। चलिए, शायद किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा, रिंकी दीदी ने भी लिखने का प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिएगा। करवाना नहीं, खुद करना है, बच्चों से न करवाए। चलिए, नकल से बच्चे अकल लगाए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में एक जो थंब दिख रहा है, ये 2 साइड से फोल्ड होता है, बीच में भी फोल्ड होता है और एक जड़ से भी फोल्ड होता है। वैसे हमारे पैर का भी इसी प्रकार से थंब है, वो भी सेकंड टाइप से फोल्ड होता है। अब हमारा यदि 2 स्थान से फोल्ड होने वाला कोई हिस्सा है तो वो हमारी गर्दन है। ये एक यहाँ से भी फोल्ड होती है और एक यहाँ से भी फोल्ड होती है, 2 साइड से फोल्ड होती है गर्दन झुकाने पर, एक नीचे से झुकाने पर। तो ये हमारा एक थंब मात्र ये है। ये थंब हमारे पूरे के पूरे इतनी गर्दन की हिस्से से यहाँ से लेकर के ऊपर चोटी तक का पूरा कवर करता है, ये व्यवस्थित करके रखता है। ये वास्तु है। यदि आप इस थंब को व्यवस्थित रखते हैं अपने पूरा का पूरा, इसको यदि आप व्यवस्थित थोड़ा थोड़ा समय समय पर यदि आप प्रेस करते रहते हैं तो आपका ये हिस्सा पूरा का पूरा हिस्सा शरीर का आपका कंट्रोल रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो ये समझ के चलिएगा, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, मतलब हमारा शरीर का ये पूरा हिस्सा अग्नि तत्व का प्रतीक है। जब भी कभी आपको सिर दर्द होता है, कभी भी मान लीजिए गर्मी कहीं जाते हैं आप, तो सर दर्द सबसे पहले होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अग्नि पकड़ने वाला है अपना सिर, है ना। और सिर को एक्टिव रहना है, जैसे इसलिए अपन लोग जब भी कभी आपने देखा होगा तिलक, लाल कलर का तिलक लगाया जाता, तो क्यों? क्योंकि ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसको उत्साहित, उमंगित और जुनून इसके अंदर भरा करना है अपन को, तो इससे लाल तत्व से भी, लाल रंग से भी हमारे अंदर का जुनून बढ़ता है, हमारी एक्टिवनेस बढ़ती है, हमारे अंदर का उत्साह बढ़ता है। बस जो भी अपन को कार्य करना है, अपना एम, अपना गोल जो है, उसके प्रति हमारा ज़्यादा और लालायित बना रहता है उसको हासिल करने के लिए। जब भी कभी जो सैनिक रहते थे या जो युद्ध में लड़ने वाले वीर पुरुष रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, उनकी गृहिणियाँ जब युद्ध लड़ने जाते थे तो टीका लगा देती थी लाल कलर का। वो लगाती क्यों थी? क्योंकि आपको ये पता रहे, आपके अंदर का जुनून हमेशा जागता रहे कि आपको लक्ष्य हासिल करके आना है, आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर का साहस, वीरता जागृत बनी रहे, उसको लेकर के ये लाल तिलक लगाए जाते थे। वैसे ही माताएं आज भी तिलक लगाती हैं और थर्ड आई पर लगाती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे भी कई लोग लगाते हैं। तो ये आज भी उनके अंदर का उत्साह बना रहे, उनके अंदर का उमंग बनी रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में काम करना, यहाँ भागे वहाँ भागे, ये करना वो करना, ये सारे काम करना रहता है, तो उनके अंदर का उत्साह कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसको लेकर के भी कार्य किए जाते हैं। इससे पीनियल ग्रंथि का भी संबंध है और भी चीज़ों का संबंध है, वो अपन आगे समझेंगे। साथ ही साथ में लाल कलर अपने आप में प्रेम का प्रतीक है, एक अटैचमेंट का प्रतीक है, लगाव का प्रतीक है। क्योंकि जब भी विवाह होता है तो पत्नियों की मांग में पति सिंदूर भरते हैं, तो सिंदूर एक अटैचमेंट का प्रतीक है कि हमारा और आपका हमेशा
प्रेम उत्साहित बना रहे। कभी भी हमारे अंदर का प्रेम मरना नहीं चाहिए, हमारे अंदर का प्रेम कम नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर का अटैचमेंट लगाव हमेशा ही अच्छा बना रहे। इसलिए गृहिणियाँ रोज सिंदूर भरती हैं ताकि उनका प्रेम अपने पति के प्रति समर्पण का भी भाव रहता है। इससे एक समर्पित भाव भी रहता है, सुरक्षा का भाव भी रहता है। क्योंकि जब भी बहनें रहती हैं, रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाई के तिलक लगाती हैं कि हमारी सुरक्षा करते रहिएगा, हमारा और आपका भाई बहन का प्रेम हमेशा जीवन भर बना रहे। वैसे ही पति और पत्नी का प्रेम आपस में हमेशा जीवन भर बना रहे, ये प्रतीक है। तो लाल रंग अपने आप में प्रेम का प्रतीक है, अटैचमेंट का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, उमंग का प्रतीक है। अपने अंदर का जुनून बना रहा है, उस लक्ष्य के हासिल करने के लिए एक उमंग का प्रतीक होता है। तो ये कुछ अपने अंदर की एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है लाल रंग। ठीक है, तो ये अग्नि तत्व हमारा, इसको हमेशा आप जब भी कभी आपको सर्दी होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आप इसको टॉप को अपने थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसको व्यवस्थित रखिएगा, अंगूठे को हमेशा थोड़ा सा प्रेस करते रहिएगा, तो आपके सिर के काफ़ी हिस्से आपके एक्टिव बने रहेंगे। बाकी चीज़ों को अपन लोग समझेंगे थोड़ा सा आगे चल के। अभी हम लोग समझ रहे हैं वास्तु की व्यवस्था को। वास्तु में कुछ मूल आधार 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 मूल आधार होते हैं। उन 3 आधारों पर मैं आपको बात रख रहा हूँ। और फिर हम लोग वास्तु पुरुष के बारे में, जो आपने कभी सुना होगा कि एक वास्तु पुरुष होता है, वास्तु पुरुष होता है, वास्तु पुरुष की पूजा होती है, वास्तु पुरुष की पूजा होती है। तो ये क्या वास्तु पुरुष होता है और वास्तु पुरुष का किस प्रकार से निर्माण किया गया है, और उसको जिस प्रकार से निर्माण किया गया है उसको इस प्रकार से निर्माण करने का क्या रीजन है, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो 3 विशेष चीज़ें होती है वास्तु में। पहला होता है दिशाएं। दिशाओं का हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जब भी कभी आप जहाँ कहीं बैठे हैं, जिस स्थान पर, जिस कमरे में, जिस रूम में, जिस भवन में आप बैठे हुए हैं, आप अंदाज से ज्ञान मत लगाइए, अंदाज से अपनी दिशाओं का बोध मत करिएगा कि नहीं ये पूर्व है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ऐसे नहीं निकाली जाती है। दिशाओं का जब तक एकदम कंफर्म नहीं होगा, आप तब एग्जैक्टली दिशा जब तक नहीं निकलेगी, तब तक वास्तु का व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं। आप अनाधुंध तरीके से कोई भी आपके पास आ जाए और कह दिए कि नहीं ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, ऐसे आप यदि वास्तु को बना करके चल रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। आप जो अपना कंपास आता है, उस कंपास के माध्यम से वास्तु को देखिए खुद बैठ करके। अपने घर के सेंटर में जाइएगा, सेंटर में खड़े होकर के आप उस कंपास को लगाइए। उस कंपास को लगाकर आपको जहाँ 360 डिग्री आ जाता है, वहाँ पर अपने आप उत्तर दिशा प्रारंभ होती है। आपका जो उसका जो लाल रेड कलर का एक चुंबकीय आकर्षण जो उत्तर दिशा में रहता है, वहाँ पर जाकर के कांटे को रोक दीजिएगा, और वहाँ रोक कर के 360 डिग्री या 0 डिग्री, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वहाँ पर जो हमारा सुई आ जाती है कंपास की, तो वहाँ से प्रारंभ किया जाता है दिशाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, कभी भी कंपास आप देखना प्रारंभ करें तो कैसे करना है, 360 डिग्री पर आप लोग ले आइए अपने उस कंपास को। 360 डिग्री पे आपका जो वहाँ पर कांटा रहता है वो सीधा आपका उत्तर दिशा में जा कर के रुकेगा, और उत्तर दिशा में वो रुक रहा है, नॉर्थ दिशा में रुकेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरी दिशाओं को लगा सकते हैं कि कहाँ कौन सी दिशा होगी। समझ में आ रहा हो तो आप एक्टिवनेस थोड़ा सा बने रहिएगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो म्यूट अनम्यूट हैंड रेस कर लीजिएगा और पूछने का प्रयास कर लीजिएगा। पूछने से चूकना नहीं। क्लास चल रही है, प्रवचन नहीं चल रहे हैं, प्रवचन में रोका नहीं जाता। क्लास में आप हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस के बाद आपको यहाँ से सूचित किया जाएगा, बोला जाएगा नाम, और आप अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। जब भी कभी दिशाओं को आपको देखना है तो कंपास लीजिए, सेंटर में जाइए, कहीं इधर उधर भी मत जाइए, अपने मेन घर के सेंटर पर जाइए। सेंटर पर खड़े होकर के जैसे ही आप अपन रखेंगे कंपास को, और 360 डिग्री तक आप घुमाते रहिएगा। जहाँ 360 डिग्री आ जाएगा वहाँ पे जो आपका तीर है, उसका तीर का जो निशान रहता है, उसमें जो एक कहना चाहिए तीर जैसा वो बना रहता है सुई, तो वो सूजी जहाँ जा कर के रुकेगी 360 डिग्री पर, वहाँ पर आपको उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा के अकॉर्डिंग फिर आप लोग लगा सकते हैं। उत्तर के अपोजिट में दक्षिण दिशा, फिर उसके बाद हम लोग यदि वहाँ खड़े हो जाएं, है ना,
या फिर एक और अच्छा सा तरीका ये भी है कि जब सूर्य जहाँ निकलता है उस साइड अपना एक मुख कर लीजिए आप, और मुख करके फिर अपने हाथों को फैला करके खड़े हो जाइएगा। जो आपका मुख आपका पड़ रहा है वो पूर्व दिशा है, पीछे अपोजिट में आपकी पश्चिम दिशा है, आपका जो लेफ्ट हैंड पड़ रहा है वो दक्षिण दिशा है, और आपका लेफ्ट हैंड जहाँ जा रहा है वो उत्तर दिशा है। इस प्रकार से भी हम लोग इन दिशाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 दिशाएं हमारी हो जाती हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसके पश्चात इनके साथ में जो विदिशाएं होती हैं, वास्तु पुरुष हमेशा विदिशाओं के आधार पर काम करता है, दिशाओं के आधार पर काम नहीं करता है। वास्तु पुरुष विदिशाओं के आधार पर काम करता है। ये 5 एलिमेंट्स यदि हम लोग खोजने जाएंगे कहाँ पर, दिशाओं में, तो दिशाओं में आपको ये 5 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ये आपको विदिशाओं में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? विदिशाओं में। जब भी कभी आपसे कहा जाता है अग्नि तत्व कहाँ है, तो आग्नेय दिशा में। आपसे ये नहीं कहा कि दक्षिण दिशा में है कि पश्चिम दिशा में है कि उत्तर दिशा में है कि इसमें है, नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? अग्नि तत्व कहाँ मिलेगा? आग्नेय दिशा में मिलेगा। जल तत्व कहाँ मिलेगा? ईशान दिशा में मिलेगा। पृथ्वी तत्व कहाँ मिलेगा? तो नैऋत्य दिशा में मिलेगा। वायु तत्व कहाँ मिलेगा? तो वायव्य दिशा में मिलेगा। ठीक है, ये 4 हमारे हो जाते हैं। और 5वां है आकाश तत्व, तो वो सेंटर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सेंटर में। ठीक है, समझ में आ गया हो तो ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। ईशान दिशा से प्रारंभ कर लीजिएगा। ईशान दिशा में जल तत्व कहाँ पाया जाता है? ईशान दिशा में। अभी ईशान दिशा कहाँ है ये भी अपन लोग समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करें। ईशान दिशा में जल तत्व पाया जाता है, आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व पाया जाता है। ठीक है, कवर हो गया। ईशान दिशा में क्या है? जल तत्व। आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व। नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व पाया जाता है, और वायव्य दिशा में वायु तत्व पाया जाता है, और सेंटर में आकाश तत्व पाया जाता है। ठीक है, आ गया हो तो एक बार अपना चेतना के साथ में अपना उत्साह दिखाएंगे और इंटरेस्ट अपना थम्स अप करते जाएंगे। चलिएगा, 4 दिशाओं में 4 तत्व होते हैं, उनको दिशा नहीं कहा जाता, उनको विदिशा कहा जाता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, तत्व जब भी खोजे जाएंगे तो वे विदिशा में मिलेंगे। इसलिए आपको दिशाओं के साथ में विदिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, दिशाएं तो आपने जीवन में कई बार जिंदगी भर पढ़ी हैं और याद भी आपको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये सारी चीज़ें पता है, पर नॉर्थ साउथ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि ईशान दिशा कहाँ होती है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि ईशान दिशा में जल तत्व होता है, आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व होता है, नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व होता है, वायव्य दिशा में वायु तत्व होता है, ये समझा। पर हमें अब क्या समझना है कि ईशान दिशा कहाँ होती है। तो पूर्व और उत्तर के सेंटर में, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के सेंटर में ईशान दिशा होती है। ये सारी चीज़ों को आप लोग खुद लिखें। हालांकि आपको इमेज मिलेंगी, आप जब भी गूगल में जाएंगे सारी इमेज मिलेंगी, पर बेहतर तो ये होगा कि हम खुद इफेक्ट करें, हम खुद एफर्ट करें, स्वयं प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। दूसरों के आधार लेकर के जब भी आप कभी आगे बढ़ेंगे तो अपाहिज कहलाएंगे, और खुद अपना आधार लेके करेंगे तो आप अपने आप में सेल्फ डिफेंड मालिक कहलाएंगे। इसलिए मालिक बनिएगा, आधार लेने का प्रयास मत करिएगा। जब तक खुद ना लिख लें, खुद अपना प्रयास कीजिए, खुद चित्र बनाइए, खुद इमेज तैयार कीजिए, खुद आप लोग अपना कार्य करिएगा। गूगल से ज़्यादा प्रयास करने का प्रयास मत करिएगा। गूगल वाले हमेशा गूगल में ही चले गए हैं और सेल्फ वाले बहुत ऊंचाइयों को छू गए हैं, क्योंकि गूगल में मत जाइएगा। आज के बच्चे गूगल में चले गए हैं, इसलिए वे खेल ख़त्म हो चुका है, ना दिमाग बचा है, ना हाथ पैर में दम बचा है। चलिए, हम किसी से कम नहीं, और हमें है ना, जिसमें है दम वो किसी से नहीं है कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गए अपन लोग? 4 दिशा। पूर्व और उत्तर के सेंटर में क्या होता है? ईशान दिशा होती है।
फिर पूर्व और दक्षिण के सेंटर में आग्नेय दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण, इसके सेंटर में होती है आग्नेय दिशा। ठीक है, फिर आ जाइए, दक्षिण और पश्चिम के सेंटर में होती नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा, चलिए अंतिम दिशा, पश्चिम और उत्तर, इन दोनों की सेंटर में होती है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा, वा, वायु वाला वा बनाना है, वायव्य दिशा। ये चार दिशाएं और चारों दिशाओं के सेंटर में रहने वाली चार विदिशाओं को हमने समझा। भैया जी सॉरी डिस्टर्ब करिए, वायव्य दिशा का क्या बताया आपने? एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोला? आपकी आवाज नहीं आ रही है। यदि किसी को आवाज आ रही हो तो मुझ तक प्रेषित कर दें। दीदी लिख कर, भैया जी नहीं आ रही मुझे आवाज। हाँ शायद नेटवर्क से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम। वो मैं कान में लगा रखा, सॉरी। जी, वो ये पूछ रही है वायव्य दिशा किस उसमें है अपनी। वायव्य दिशा नहीं नहीं, अभी जो आपने बताया वायव्य दिशा, वो मैं लिख नहीं पाई। हाँ वायव्य दिशा, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम जी और उत्तर के सेंटर में होती वायव्य दिशा। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होती है वायव्य दिशा। ठीक है, ये हमारे 8 पूरी दिशाएं होती हैं। फिर इसमें एक ऊर्ध्व और अधो दिशा भी होती है, उसको यहाँ पर विशेष आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर हम इन 8 दिशाओं को 16 दिशाओं में बदलेंगे। कितनी में बदलेंगे? 16 दिशाओं में। और 16 दिशाओं की हर एक दिशा 22.5 डिग्री की होती है। कितनी की होती है? 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है। जब 16 दिशाएं हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर 22.5 डिग्री की एक दिशा होगी, और जब हम सेंटर में लेके आएंगे पूरी 16 दिशाओं को, तो उत्तर दिशा तक 360। दीदी म्यूट कर लीजिएगा। 360 डिग्री का पूरा हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 16 दिशाओं को आगे चल के समझेंगे। अभी फिलहाल में तो अपन लोग 4 दिशाओं 4 विदिशाओं के बारे में ही समझेंगे। अब हमें समय को देखते हुए 4 लगभग बज चुके हैं, और थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट क्लास हमारे कारण से हुई थी, तो 2-5 मिनट का और समझते हैं। 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में जो तत्व हैं उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और समझ लिया है तो आप क्रम से लिख करके चैट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे कौन सा तत्व कौन सी दिशा में। फटाफट लिखेंगे, 1 मिनट आपको दिया जा रहा है।
उसमें हिंदी में लिखने का भी शब्द आ गए सब। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है, काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग लिखवाने का किसी किसी से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है, करते रहिएगा, बस आपको याद रहना चाहिए। और आप याद रखिएगा, कल आपको चार्ट बना करके इसको भेजना है। कोई भी चार्ट का उपयोग करते समय, चार्ट बनाते समय आपको किसी भी गूगल आदि का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आप ना गूगल पे जाएंगे ना यूट्यूब पे जाएंगे, आपको अपने दिमाग से खुद तैयार करना है। जैसे ही गलती होती है, गलती सुधार होती है, और सुधार होने पर हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। और हम लोग चाहें कि गूगल से सुधार कर लें, तो आप गूगल से सुधार करेंगे तो गूगल में तो सुधार हो जाएगा, पर आपके दिमाग में बिगाड़ हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी और आप दूसरों के आधार पर जीने के आदी हो जाएंगे। इसलिए खुद सेल्फ डिपेंड बनाइएगा। गलती होगी, सुधार किया जाएगा, सुधार होगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाएगी कि यहाँ से गलती हुई थी और सुधार हुआ था। तो चलिएगा, तो ये 4 दिशाएं, 4 दिशाएं। अब एक सहज ही एक कहना चाहिए कि कॉमन सेंस एक प्रश्न मतलब आता है कि एक स्वयं एक चीज़ आती है कि जहाँ पर हमने देखा ईशान दिशा, वहाँ जल तत्व है। कौन सा तत्व है? जल है। राइट, राइट हो तो एक बार करते जाइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। आपके माध्यम से पता चलता है, कहीं कहीं हो सकता है कि मैं कुछ का कुछ बोल जाऊँ और आप हाँ हाँ कर जाएं तो वो गड़बड़ मामला हो जाए। तो जल तत्व हमारी ईशान दिशा में है। अब आप सहज ही देखिए, यदि जल तत्व है और हम लोग सर्दी के दिनों में बैठे हुए हैं, अभी सर्दी चल रही है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी चल रही हो, बहुत सारा जुकाम हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, सिर भारी हो रहा हो, किसके कारण? जुकाम के कारण से या सर्दी के कारण से, और वो यदि ईशान दिशा के रूम में बैठेगा, कमरे में बैठेगा, तो उसकी सर्दी ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आप लिख करके चैट बॉक्स में भेजें यस एंड नो। नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ कॉमन सेंस आपको वास्तु के आधार पर लगा लेना है, खुद लगाना है। इनको चीज़ को अपन आगे समझेंगे, हालांकि फिर भी कॉमन सेंस कुछ चीज़ों को आपको खुद समझने का प्रयास करना है कि जब भी कभी आपको खांसी होती हो, बहुत ज़्यादा सर्दी बनी रहती हो, सिर दर्द होता हो, आपको बहुत ठंडी लगती हो, या बुजुर्ग जो लोग रहते हैं, बुजुर्गों को ईशान दिशा में अक्सर सुलाना चाहिए। पर ठंडी के दिनों में ईशान दिशा के कॉर्नर को चेंज करना चाहिए। क्या कहा? आगे चल के समझेंगे किसको कहाँ सोना चाहिए, किसको कहाँ नहीं सोना चाहिए। जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग दादा दादी हैं जो अब एकदम रिटायर्ड हैं, तो उनको ईशान दिशा में सुलाना चाहिए। ईशान दिशा का मतलब है ईशान दिशा के रूम में, जो घर के ईशान दिशा है वहाँ पर जो रूम बना हुआ है उसमें ही सुलाना चाहिए। किंतु यदि वो वहाँ सो रहे हैं और आप सुलाते भी हैं, तो उस ईशान दिशा के रूम में भी 4 दिशाएं हैं। उन 4 दिशाओं में जो ईशान दिशा है, उस दिशा से उनको हटा करके उनको आप रख दीजिए। कहाँ पर? वायव्य दिशा में रख दीजिए। वहाँ पर वायु के साथ थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा, या आप उनको नैऋत्य दिशा में रख दीजिए, वहाँ भी उनको इतनी ठंडी नहीं लगेगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर आप ईशान दिशा के ईशान कोण में सुला रहे हैं तो फिर उनको बहुत भारी ठंडी हो सकती है, और भी लकवे जैसी स्थिति बन सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित हो सकता है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए उनको ईशान दिशा की ईशान कोण में मत सुला करके आप आग्नेय दिशा में मत सुलाइएगा उनको, अदरवाइज और दिशाओं में आप रख सकते हैं तो उनको अच्छा महसूस होगा। दक्षिण दिशा में भी रख देते हैं तो दक्षिण दिशा गर्मी और पृथ्वी, 2 चीज़ों को मिलकर के बनी है, वहाँ पर अग्नि तत्व भी है और इस साइड से जल पृथ्वी तत्व भी है, तो भी उनको काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे, वो सुविधाजनक रहेगा। तो ये हुई एक नॉर्मली बात कि हम लोग जल तत्व का काम कहाँ करें कहाँ ना करें। जिनको जल से संबंधित कोई भी रोग हो जाता है, वे लोग ईशान दिशा में थोड़ा सा कम आना जाना कर दें तो उनको अच्छा महसूस हो सकेगा। जिनको घाव हो रहे हो, घाव घाव समझते हैं ना, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स में पस बन जाता है, ऐसे पस वाले लोगों को भी ईशान दिशा सूट नहीं होती है। यदि वहाँ पर वो बैठते हैं तो उनके पस में कभी भी कमी नहीं आएगी, वो पस बनती रहेगी, घाव बने ही रहेंगे, घाव सूखने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को बैठने के लिए बोल रहा हूँ, सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वे ऐसे लोग अग्नि दिशा में बैठे हैं,
कहाँ पर बैठें, अधिकतर अग्नि दिशा में बैठेंगे तो उनके जो घाव हैं, पिंपल्स आदि होते हैं, और उसमें पस वाले पिंपल्स, ऐसे सामान्य वाले नहीं बोल रहा हूँ, पर जिनमें पस आने लगती है या जो ब्लड आने लगता है, ऐसे लोगों को जो हो रहा है तो वो आग्नेय दिशा में थोड़ा सा बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे। हाँ, हमारा आयुर्वेद कहता है कि यदि जैसे आप लोग ये हाथ हैं, रेकी वाले तो बहुत अच्छे से जानने लगे हैं हाथों को अब, तो हाथ जो हैं, हाथों को रगड़ के अच्छे से रगड़ लिया जाए, और रगड़ करके यदि डेली सुबह उठ करके चेहरे से लगाया जाए तो आपके चेहरे पे कोई पिंपल्स कभी भी नहीं होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कभी नहीं। कोई विशेष आपके रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, वहाँ की सहजता से कोई भी आपको नहीं होगी। आप चेहरे से बस गर्म करिए और आराम से पूरे आँख हाथ सेकाई कर लीजिएगा। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब आँख में वो होती है क्या बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं, घोरी घोरी टाइप की बोलते हैं, और लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, वो जो साथ साथ हो जाती ना आँखों में अंदर होती हैं, लाल लाल कलर की, क्या बोलते हैं उसको आप जो भी तो गोहेरी। क्या बोली दीदी? गोहेरी गोहेरी। हाँ वो बहुत गहरी हाँ, ये अंजन अंजन दीदी जो भी, तो कहीं कहीं पे जो जो बोलते हैं गोहरी बोलते हैं, हम लोग तो ज़्यादा गोहरी गोहरी बोलते थे। तो वो होती हैं जिनको भी काफ़ी बचपन में ज़्यादा होती हैं, बड़े होने पर तो फिर सब कुछ होना बंद हो जाता है, माँ ही काम होता है फिर तो, है ना, बाकी सब बंद हो जाता है। तो जो गौरी होती हैं जिनको, तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि तर्जनी उंगली को अपने हाथ पर इस प्रकार से रगड़िएगा और अपनी उंगली को लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाती, वहीं पे बैठ जाती है। समझ में आ रहा है? ये वायु तत्व और ये अग्नि तत्व अपना प्रभावित करने से, इसको लगाने से, मतलब गर्माहट वहाँ पर लगाने से अपने आप वो पिंपल्स बैठ जाती हैं। तो वैसे ही आप यदि डेली इस प्रकार से हाथों को रख करके अपने चेहरे पर थोड़ा सा लगा लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से शरीर की पिंपल्स जो होने होते हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित बना रहता है, वहाँ का ब्लड जमता नहीं। ये सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी समझ चुके हैं। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। आज जो जो सीखा है समझा है उसको आप लोग वर्क करें, वर्क करके होमवर्क करें, होमवर्क करके आप अपने जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप लोग सेंड करने का प्रयास करें। यदि आप पूरे अच्छे तरीके से वर्क करते रहेंगे, होमवर्क करते रहेंगे और भेजते रहेंगे तो लगेगा कि हाँ अच्छे स्टूडेंटों से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छे सतर्क और सचेत स्टूडेंट हैं। निश्चित तौर से कुछ कर गुजरने का इनके अंदर एक जज्बा है। और आप लोग यदि यह सोच रहे हैं कि हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, जैसे आपके पास यदि मान लीजिए हमारे रेकी के जो ग्रुप चलते हैं, 2-3 जो भी ग्रुप हैं वैसे ही वास्तु का ग्रुप है, अभी ग्रुप में अपन लोग और भी लोग आने वाले हैं काफ़ी सारे। तो यदि आपको भेजा जाता है कि आज कितने लोग थे प्रेजेंट अब्सेंट, तो आपको तुरंत देखते ही प्रेजेंट अपना कर लेना है आपको। और आप अब्सेंट रहें तो अब्सेंट की आप लोग अपनी हाजिरी करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कितने लोग कितने दिन तक अवेलेबल रहे, कितने दिन की क्लासें चूक गई हैं, तो उस चीज़ को भी आपको अवेलेबल कराया जा सकेगा। साथ ही साथ में इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए, कितने आप अंदर से ललक है उस चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के लिए ललक रहती है तो वो खुद चीज़ अपने आप खिंची चली आती है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स से यदि किसी चीज़ को आप बिल्कुल अंदर से आवाज़ देंगे तो यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ लौटाता है, वो चीज़ देता है आपको। पर यदि आप लोग ऐसे उदास, हताश, निराश से होकर के किसी चीज़ को करते हैं तो यूनिवर्स से कहता है कि मरे मराए लोगों को कुछ चीज़ दे भी दो तो वो उपयोग क्या करेंगे। जिंदा लोग को कुछ दे तो उपयोग करेगा, मरे हुए इंसान को कुछ दे भी दो तो क्या करेगा वो। यदि किसी मरे हुए इंसान को सोने हीरे की यदि मान लीजिए एक चैन पहनानी जाए तो कोई चोरी करने वाला आएगा तो वो कैसे रोक पाएगा, वो खुद ही जिंदा नहीं है। तो वैसे ही अच्छे लोगों को ही यूनिवर्स अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराता है, बाकी मरे हुए इंसानों को तो वो कुछ नहीं देता है, उसकी श्वास भी छीन लेता है। समझ में आ रहा है? इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग अपनी जिंदा एक्टिव इंसान बने तो आपको यूनिवर्स बहुत अच्छा देगा। आपके अंदर ज्ञान की ऊर्जा अनायास आएगी, अनायास आपकी बुद्धि का विकास होगा, बस आपके अंदर ललक होना चाहिए उस चीज़ को। तो वैसे ही आप एक्टिव बने रहें, ग्रुप में भी एक्टिव रहें, जो मैसेज आए उनके लिए कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई थम्स अप, कोई ना कोई इमेजिंग जो इमोजी आते हैं उनके माध्यम से अपने होने का परिचय देते रहिएगा। चलिए कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी के लोग हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। आज जो भी सीखा उसके लिए कल क्लास होगी?
हाँ कल कल क्या है, कल क्लास होगी दोपहर कल में मंडे। होगी। कल और मंडे है भैया। हाँ कल भी क्लास होगी। संडे मंडे अपन लोग फिर सैटरडे और संडे चलेंगे। आज तो अपना संडे था। आज का दिन अच्छा है, आज का पर्व अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, आज का तिथि भी अच्छा है, आज का बार भी अच्छा है। तो इसलिए अपन लोगों ने आज की क्लास को प्रारंभ किया है। कल पुनः बैठेंगे और कल भी सीखेंगे 3 से 4 के बीच में। फिर हमारे बीच में जो रेकी की क्लास चलती है, आज रात को 8 बजे से न्यू बैच चालू हो रहा है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग उनको खुद भेजिएगा, लिंक भेज सकते हैं ग्रुप की। सारा सेशन फ्री है, उसमें जो भी है वो सब आपको पता है। तो उसको भी जगह जगह सारी जगह पर भेजिएगा। कम से कम आप दूसरों को जोड़ेंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ। कभी कभी हमारे घर में बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं। अक्सर मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों से, जब भी कभी हम लोग रेकी की सेशन में बैठते हैं, कि बहुत सारे लोगों के पास दवाएं बहुत सारी हैं। घर कोई भी ऐसा खाली नहीं है जहाँ दवाएं ना हो। क्या? घर कोई भी ऐसा खाली नहीं है जहाँ दवाएं ना हो। यदि कुछ नहीं है तो दुआएं से हमारा घर खाली है। जहाँ पर बहुत सारी दुआएं होती हैं वहाँ पर दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दुआएं इकट्ठा करिएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत मुश्किलों से जूझ रहा हो। अभी मेरे पास एक पुणे आदि से कहीं से एक सूचना आ रही है, मतलब आई है, और वो उनका एक लड़का है। 2 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के का विवाह हो गया था। विवाह किसी कारण से छूट गया है। बच्चा एकदम डिप्रेशन में है, ना खा रहा है ना पी रहा है। 10 दिन से कमरे में बस घुसा रहता है। उसका मीज भेजा गया है, उसकी रेकी चल रही है। तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्टी केस हो रहा है वहाँ पर। मतलब वो कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं कर रहा, और भी कुछ प्रॉब्लम उसके फाइनेंसिंग बहुत सारी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। वो आप मैं समय पर बताऊँगा एक एक क्लास में जो जुड़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है आपकी लिंक वहाँ से उनको मिल जाए और वो जुड़ करके अपने जीवन में कहीं गलत काम करने वाले हैं। कोई फांसी लगाने वाला, कोई कुछ और करने वाला, और आप मान लीजिए क्लास में जुड़ जाता और 4 शब्द कान में पड़ जाता, तो हो सकता है कि जो वो अपने जीवन को संकट समझ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो संकट एक परिवर्तन का कार्य बनता है। संकट जब भी जीवन में आते हैं तो हमारे बीच में एक परिवर्तन लेके आता है। तो हो सकता है वो अच्छा परिवर्तन कर ले इस क्लासों के माध्यम से। तो लिंक को भेजने में कंजूसी मत करिएगा। चलिएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी को जय जिनेंद्र। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को मस्ती से जी एंजॉय करिएगा, आनंद से रहिएगा। सभी को जय जिनेंद्र।